अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज जो मैं आपके लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही कारआमद साबित होने वाली है। ये बहुत ही मुफीद रहेगी आपके लिए। सैलरीड पर्सन को किसी से अपनी रिटर्न भरने के लिए हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि 100% सैलरीड पर्सन की रिटर्न को डिस्कस कर लूँ ताकि उनको किसी किस्म की कोई जो है दुश्वारी पेश ना आए। हम डिक्लेरेशन के ऊपर सबसे पहले जाते हैं। मैं विज़िट व्यू के बारे में जैसे कि ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, अब मैं इस मरतबा आपको बताऊँगा क्लासिक व्यू के बारे में। क्लासिक व्यू पे आप जाइएगा और इधर पीरियड से आपने साल सेलेक्ट करना है। साल हम सेलेक्ट लिख रहे हैं साल 2019। इधर हम सर्च पे क्लिक करते हैं, इधर से सिलेक्ट। हम क्योंकि साल 2019 इसलिए हमने किया क्योंकि साल 2019 ही चल रहा है। अब ये देखें, ये जो साइड पे जितनी साइड मेन्यू खुल गया है, हमने इन सब को चीज़ों को चेक करना है और मैं कोशिश करूँगा इसके बारे में डिटेल्ड आपको बता दूँ। सबसे पहले है इनकम फ्रॉम सैलरी। आपकी सैलरी से जो भी इनकम आपको रिसीव हुई है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर जो भी सैलरी आपको रिसीव हुई है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। अगर एग्जांपल आपको 9 लाख रुपए सैलरी रिसीव हुई है तो आप इधर 9 लाख रुपए लिख देंगे। इधर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता चलूँ कि कुछ लोग जो है यहाँ पे गलती कर जाते हैं। जैसे कि आप लोगों का मालूम है कि 4 लाख रुपए की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, तो इधर लोग अक्सर 4 लाख रुपए लिख देते हैं और इसको कैलकुलेट करें तो देखें ये 9 लाख रुपए उनको इन एक्चुअल जो है वो सैलरी मिली होती है। 4 लाख रुपए एग्जेम्प्ट कर देते हैं तो वो टैक्स जो कैलकुलेट कर रहा होता है वो 5 लाख रुपए के ऊपर कर रहा होता है। अगर आप इस तरीके से लिख रहे हैं तो आप गलत लिख रहे हैं। आपने 4 लाख रुपए एग्जेम्पशन में नहीं लिखना। कंप्यूटर को ऑलरेडी पता है कि 4 लाख रुपए तक आपको किसी किस्म का टैक्स नहीं है। आपका वो जो टैक्स कैलकुलेट करेगा वो 9 लाख रुपए के ऊपर ही टैक्स कैलकुलेट करेगा। और अगर कोई आपको अलाउंसेस मिले हुए हैं, फ्लाइंग अलाउंस है, सब मेरीन अलाउंस है, कोई इस तरह का अलाउंस मिला हुआ है तो आप यहाँ लिखेंगे। अगर कोई एक्सपेंडिचर रीइंबर्स हुआ है तो आप यहाँ लिखेंगे। अगर कोई एक्सपेंस वगैरह करने के लिए कोई इजाज़त वगैरह मिली हुई है तो आप यहाँ पे लिख देंगे। अगर कोई टर्मिनेशन बेनिफिट्स वगैरह मिले हैं तो आप यहाँ लिख देंगे। जैसे गोल्डन शेक हैंड वगैरह है, आप गोल्डन शेक हैंड की अमाउंट वगैरह इधर लिख सकते हैं। टर्मिनेशन के कोई बेनिफिट्स वगैरह हैं वो यहाँ पे आप लिखेंगे। अदर सोर्सेज में अब हम चलते हैं। इधर अदर सोर्सेज ये रिसीट्स एंड डिडक्शन। ये देखें इधर रिसीट्स फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर हमारे कुछ ऐसे सोर्सेज हैं कमाने के जो हमारी सैलरी से अलावा हैं तो आप यहाँ से देखेंगे। यील्ड ऑन बेबूज सर्टिफिकेट, अगर कोई बेबूज सर्टिफिकेट लिए हुए हैं, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट अगर खुलवाया हुआ है या शोहदा फैमिली बेनिफिट अकाउंट खुलवाया हुआ है तो आप यहाँ पे लिखेंगे। प्रॉफिट ऑन डेट, अगर आपने बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाया हुआ है और वो आपको प्रॉफिट दे रहे हैं तो आप जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। जितना भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है, 10 लाख है तो 10 लाख इधर लिख देंगे, 1 लाख है तो 1 लाख इधर लिख देंगे, 10 रुपये है तो 10 रुपये लिख देंगे। जो भी आपको प्रॉफिट मिला है वो आप इधर लिख देंगे। अदर सीट्स के अंदर ऐसी अमाउंट जो इन टैब्स में भी नहीं आ रही ना सैलरी में आ रही है, अगर इसके अलावा भी कोई आपकी इनकम है तो आप इधर लिख देंगे। जैसे आपको अगर कोई रेंटल इनकम आती है तो आप इधर लिख दें, या इसके अलावा कोई आपके जहन में इनकम है तो आप इधर लिख सकते हैं। एनओटी और पेंशन, अगर आपको कोई पेंशन मिल रही है तो आप इधर लिखेंगे, एनओटी मिल रही है तो आप इधर लिखेंगे। ये देखें बहुत आसान है। जो भी कॉलम के आपकी इनकम है वो आप उस कॉलम के आगे जो जगह बनी हुई है, ये जो खाली ब्लैंक्स, ये जो वाइट कलर के ये बने हुए हैं, ये आप इनमें आप इंटर कर सकते हैं। ये जो ब्लू है आप इसमें एंट्री नहीं कर सकते। फॉरेन सोर्सेज एंड एग्रीकल्चर में चलते हैं। अगर आपकी कोई फॉरेन इनकम है तो आप इधर आप लिख देंगे, और अगर आपकी फॉरेन इनकम नहीं है तो आप इधर कुछ नहीं लिखेंगे और आगे चलेंगे। एग्रीकल्चर इनकम के बारे में मैं बताता चलूँ कि एग्रीकल्चर इनकम जो होती है वो
प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर आती है। अगर आप इसके ऊपर आप कुछ कमाते हैं तो इसके ऊपर अगर आपका कोई टैक्स बनता है तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR आपसे इसका टैक्स डिमांड नहीं कर सकता, ना ही वो करेगा। जो भी आपका टैक्स होगा वो आपसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट लेगी। तो ये इसके बारे में एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि 80,000 रुपये से ज़्यादा अगर आप इधर लिखेंगे तो पंजाब गवर्नमेंट जो है वो आपसे टैक्स डिमांड करेगी। तो एग्रीकल्चर इनकम जो है आपने बड़े ध्यान से लिखनी है। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं, टैक्स चार्जेबल एंड पेमेंट्स। ये डिडक्टिबल अलाउंसेस के अंदर चलते हैं। देखिए ज़कात अंडर सेक्शन 60, आपने अगर किसी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट को आपने ज़कात दी हुई है और वो आपके पास प्रॉपर उसका सर्टिफिकेट भी है तो आप इधर लिख सकते हैं। अगर आपकी बैंक अकाउंट में से आपकी ऑटोमेटिकली अगर आपने ज़कात डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया हुआ और आपके बैंक अकाउंट में सेविंग अकाउंट में से ज़कात कट गई है तो आप फिर भी वो आप इधर लिख सकते हैं। आपको करना क्या है कि सिर्फ आप बैंक में जाके जो आपकी ज़कात अकाउंट में से कटी है वो आपने उनसे टैक्स डिडक्शन ज़कात डिडक्शन सर्टिफिकेट ले लेना, जो आपके रिकॉर्ड में हमेशा के लिए रहेगा। कल को अगर ज़रूरत पड़े तो आप उसको किसी को दिखा सकें अगर दिखाना पड़ जाए। प्रॉफिट ऑन डेट, प्रॉफिट अगर आपने लोन लिया हुआ है, पहले हमने बात की थी लोन, अगर आपने बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाया हुआ है, अगर आपने लोन लिया हुआ है उसके ऊपर आपने कोई मार्कअप वगैरह पे किया है तो वो आप यहाँ लिखेंगे। अगर एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं, आपके बच्चे पढ़ते हैं, आपने कोई ना कोई एक्सपेंस किया है, जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं वो आप इधर लिख देंगे, क्योंकि एजुकेशनल एक्सपेंसेस में से भी जो है वो आपकी अमाउंट टैक्स जो है वो डिडक्ट हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, इधर 1 लाख रुपए एजुकेशनल एक्सपेंस हुए मेरे, इधर कैलकुलेट करता हूँ। वो कह रहा है नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन बताएं, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन मैं बता देता हूँ 1, कैलकुलेट करता हूँ। देखें 5,000 रुपये जो है वो एडमिसिबल आ गया। अगर मैं इधर 2 करता हूँ फिर भी इतना ही है। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन बढ़ाने से या कम करने से कुछ नहीं है, ये अमाउंट से ही ये जो है हमारा जो है ये सारा कैलकुलेट होगा। और अगर चैरिटेबल डोनेशन आपने दी हुई है कोई इंस्टीट्यूट को तो इधर आप लिख देंगे, तो ये भी आपकी जो है वो इनकम में से वो माइनस हो जाएगा। टैक्स रिडक्शन, जैसे मैं आपको पहले अपनी वीडियो में भी बता चुका हूँ, जो टीचर्स और रिसर्चर्स होते हैं उनके को गवर्नमेंट ने ये एजाज़ दिया हुआ है कि वो उन पे जो भी नॉर्मल लोगों को टैक्स लगता है वो उस टैक्स का आधा देंगे। अगर एग्जांपल कोई दूसरा सैलरीड पर्सन अगर 2,000 रुपये टैक्स दे रहा है या 10,000 रुपये टैक्स दे रहा है तो टीचर्स हो जो उतनी ही सैलरी ले रहे होंगे लेकिन उसे हाफ टैक्स दे रहे होंगे। अगर नॉर्मल बंदा 10,000 रुपये टैक्स दे रहा है तो टीचर सिर्फ 5,000 रुपये टैक्स देंगे। टैक्स क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट फॉर चैरिटेबल डोनेशन अंडर सेक्शन 61। अगर आपने ये इसका है कि आपने अगर इन किसी भी चीज़ में अगर इन्वेस्टमेंट की हुई है या कोई किसी को ये चीज़ें पैसे दिए हुए हैं तो आप टैक्स क्रेडिट के बेनिफिट ले सकते हैं, यानी कि ये कुछ ना कुछ आपको टैक्स के अंदर छूट दे देंगे। जैसे एग्जांपल अगर कोई आपने लाइफ इंश्योरेंस ली हुई है, स्कूप लिए हुए हैं या शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आप इधर अमाउंट लिखेंगे, वो आगे जो है वो टैक्स क्रेडिट के अंदर उसका आ जाता है। एग्जांपल हम इधर लिख देते हैं 5 लाख रुपए। ये देखें टैक्स क्रेडिट के अंदर आ गया है, और जितना भी टैक्स बन रहा है उसमें से 400 रुपया टैक्स जो है हमें वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस अगर की हुई है तो उसके ऊपर आप इधर लिख देंगे
टैक्स क्रेडिट फॉर कंट्रीब्यूशन अप्रूव पेंशन फंड, पेंशन फंड में अगर कोई आपने कंट्रीब्यूशन वगैरह की हुई है तो आप इधर लिख देंगे। जो भी आपको इन सब टैब्स के अंदर जिसके अंदर आप अगर कुछ कर रहे हैं तो आप इसके अंदर लिख देंगे। अगर आप टैक्स का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो एडजस्टेबल टैक्स। अगर आप फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो आप उससे अगर सैलरी ले रहे हैं तो उस पर अगर आपका कोई टैक्स कटा हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे। अगर कोई आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो वो यहाँ पे लिखेंगे। कॉर्पोरेट सेक्टर के एम्प्लॉई हैं तो आप यहाँ पे टैक्स अगर कोई कटा हुआ है इस जगह पे ये टैक्स कलेक्टेड डिडक्टेड, ये देखें ये जो लिखा हुआ है, ये जो हमने टैक्स हमारी सैलरी में से ऑलरेडी कटा होता है, हमने सिर्फ क्या इधर लिखना है कि अगर 8 लाख रुपए सैलरी थी तो 8 लाख रुपए के ऊपर हमें 2000 रुपये टैक्स कटा जी हमारा। तो इधर 2 लाख लिख के हम जस्ट कैलकुलेट करेंगे तो इधर वो हो जाएगा। फिर अगर कोई आपकी डायरेक्टरशिप फ़ी है आप इधर लिख देंगे। विड्रॉल फ्रॉम पेंशन फंड अगर कुछ हुआ है तो उसके ऊपर कोई टैक्स कटा है तो आप इधर लिख देंगे। कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, अगर कोई बैंक से विड्रॉल करवाई है वहाँ पे टैक्स लग गया है तो आप इधर प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे। इधर अकाउंट नंबर लिखेंगे और नीचे अकाउंट है, सर्टिफिकेट है, क्या चीज़ है वो आप इधर जस्ट बताएंगे और इधर ओके पे क्लिक करेंगे। चलिए मैं कर देता हूँ 1 2 3 4 अकाउंट। देखें ये आ गया। जो भी आपका टैक्स कटा हुआ है वो आप इधर से एग्जांपल 600 रुपये कटा है तो आप इधर 600 रुपये लिख देंगे। कैलकुलेट, देखें ये 2600 आ गया। अगर आपकी इसके अलावा कोई ट्रांजैक्शन से कटा हुआ है तो आप इधर लिख देंगे, प्लस का बटन दबाएंगे और आगे इस तरीके से आप कर देंगे। मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन फ़ी, अगर आपने कोई गाड़ी वगैरह ली है और उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाई है तो आप प्लस का लिखेंगे, उसका चेसिस नंबर, इंजन नंबर, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह देंगे, ओके करेंगे, वो आ जाएगा। जो भी आपका टैक्स कटा हुआ उसके आगे आप लिखते हैं। इसी तरीके से अगर आपने सेल की है तो आप सेल के आगे लिख देंगे। ये जितने टैब्स हैं ये आप देखें ये सारे रोज़मर्रा की चीज़ों वाले हैं। अगर कोई आगे ये आप देखें कि मोबाइल टैक्स सर्टिफिकेट्स अगर कटे हुए हैं तो इधर लिखेंगे। यहाँ पे एक मरतबा जब भी आप अपना ये भरें तो आप हर चीज़ को एक मरतबा देख लीजिएगा। इधर हम आगे चलते हैं। अब फाइनल फिक्स्ड मिनिमम एवरेज रेलिवेंट रिड्यूस टैक्स, इसके अंदर आपने जो भी है, जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आपको प्रॉफिट के ऊपर आपको 1 लाख रुपए अगर प्रॉफिट हुआ, इधर हम अकाउंट लिखते हैं। इधर आपने लिख दिया कि मुझे प्रॉफिट हुआ जी 10,000 रुपये, टैक्स कटा जी 1,000 रुपये। आपने इधर कैलकुलेट करना है। देखें उसने कैलकुलेट करके बता दिया। मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है तो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको मैक्सिमम ब्रीफ करने की। देखें ये सारा कुछ इसके आगे जो भी अगर आपका कोई प्राइस बॉन्ड वगैरह लगा हुआ है, कोई आपने क्विज़ के थ्रू आपने कोई पैसे विन किए हैं, कोई लॉटरी के लगे हैं, कोई आपने क्रॉस वर्ड पजल कोई उसका इनाम हासिल किया है तो आप इधर से प्राइस बॉन्ड का ये लिखा हुआ है, आप इधर आप लिख सकते हैं। डिविडेंड पे अगर आपने कोई कंपनी के शेयर्स वगैरह लिए हुए थे तो उन्होंने डिविडेंड दिया तो वो डिविडेंड में किस रेशो के साथ आपका टैक्स कटा हुआ है वो आप इधर आप लिख देंगे।
अगर आपने कोई एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट हुई है, आपका कभी भी जो है, आप जिस साल आप टर्मिनेट हो रहे होते हैं, कभी भी 1 साल का टैक्स जो भी रेट होता है वो वाला रेट आपके ऊपर अप्लाई नहीं होता। आपका एवरेज रेट जो होता है वो अप्लाई होता है, और आपके पिछले 5 सालों का जो एवरेज रेट होता है वो आपकी टर्मिनेशन ऑफ बेनिफिट्स के ऊपर जो है वो टैक्स रेट अप्लाई होता है। ताकि क्योंकि अगर वो आखिरी साल वाला अगर वो रेट अप्लाई करेंगे तो क्योंकि उसकी सैलरी उस वक्त ज़्यादा होती है, तो वो ज़्यादा रेट के साथ हो सकता है कि उसके साथ ज़्यादती हो जाए। इसलिए पिछले रेट्स और आखिरी वाला रेट सारों का एवरेज लेके फिर टर्मिनेशन बेनिफिट्स अप्लाई होते हैं। उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो सबका एवरेज जो बनता है वो टैक्स लगता है। कंप्यूटेशन पे जाते हैं। कंप्यूटेशन के ऊपर देखें कि जो कुछ हम करते रहे हैं वो एक सामने आ गया। हमने देखें 9 लाख रुपए हमने सैलरी इनकम लिखी थी, वो 9 लाख रुपए आ गई। इधर हमारा वो कह रहा है चार्जेबल टैक्स है जी 3 लाख रुपए। 2 लाख रुपए हमारी सैलरी में से कटा, 3,000 रुपये चार्जेबल टैक्स है, 2,000 हमारी सैलरी में से कट गया, 1,000 रुपये हमारे अकाउंट में के टैक्स में से कट गया। जो हमें प्रॉफिट मिला 10,000 रुपये, उसमें से 1,000 कट गया, और हमारा जो है वो हमने जो टैक्स दिया था वो 1,000 रुपये हमारे अकाउंट में से प्रॉफिट के ऊपर कट गया। 2,000 रुपये वो हमारा सैलरी में से टैक्स कट गया, और 600 रुपये हमारे वो बैंक अकाउंट में से कट गया। ये 3600 रुपये कट गया, ये हमारा रिफंडेबल टैक्स आ गया जी 600 रुपये। ये हमारा जो है रिफंड हो सकता है। और आगे हम वेल्थ स्टेटमेंट पे चलेंगे। रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स पे क्लिक करेंगे। इधर लोग एक्चुअली जो है वो बहुत ज़्यादा गलतियां कर रहे हैं, जो मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझाने की। अगर आपको समझ ना लगे तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके क्लिक करके आप पूछ सकते हैं। ये आप देखें, इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। आपका जो इस मरतबा इनकम हुई है वो आपने लिखनी है। एग्जाम्पल 9 लाख और 10,000 रुपये हमें इनकम हुई थी। 9 लाख रुपये हमारी वो सैलरी का, और 10,000 रुपये हमारे अकाउंट का। एग्जाम्प्ट कोई नहीं थी। गिफ्ट अगर हमें इस साल कोई मिला हुआ है तो हम इधर लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। गिफ्ट के लिए बाकायदा आप गिफ्ट शीट लाजमी बनाइएगा, नहीं तो कल को आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लोन अगर आपने लिया है तो आप इधर लिखेंगे, और अगर इसी साल लोन लिया है तभी आप इधर लिखेंगे। पिछले सालों में अगर आपने लोन लिया हुआ है तो आप इधर नहीं लिखेंगे। ये जितने भी इनकमिंग्स हैं वो हमने इस साल की ही लिखनी है, और इसके अलावा नहीं हमने कोई भी लिखनी। ये इनफ्लोज में आ जाएं। इनफ्लोज के अंदर अगर यूटिलिटीज़, ये देखें, ये इनफ्लोज थे, ये हमारे अब ये आउटफ्लोज आ गए ऊपर वाले जितने हैं। यूटिलिटीज़ में अगर हमने कोई किया हुआ है, कोई भी खर्चा किया हुआ है वो हम इधर लिख देंगे। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस अगर कोई हैं हमारे वो इधर लिख देंगे। फॉरेन ट्रैवलिंग अगर हमने की हुई है, जो भी हमारा खर्चा है वो इधर लिख देंगे। एजुकेशनल एक्सपेंसेस जो भी हमारे हुए हैं वो इधर लिख देंगे। अगर कोई इसके अलावा कोई खर्चा हुआ है तो हम इधर लिख देंगे। अच्छा, आपके जो भी आपके इनफ्लोज होंगे, इनफ्लोज इक्वल होने चाहिए आपके आउटफ्लोज प्लस एसेट्स। चेंज इन एसेट्स, जैसे मैं आपको भी बताता हूँ। एग्जांपल हम कोई फर्जी फिगर्स ले लेते हैं। इधर यूटिलिटीज़ हुआ है जी हमारा 1 लाख रुपये खर्चा। हाउस होल्ड एक्सपेंस हुए हैं जी हमारे 1,80,000 रुपये। फॉरेन ट्रैवलिंग नहीं की। एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं जी हमारे 1 लाख रुपये। अदर एक्सपेंसेस हैं जी 1.5 लाख रुपये। अब देखें हमारे जो हैं आउटफ्लोज बन रहे हैं हमारे 5,30,000 रुपये, इनफ्लोज बन रहे हैं 9,10,000 रुपये। अच्छा, यहाँ पे जो आपने नेट एसेट प्रीवियस ईयर में जो जाना है, जो हमने पिछले साल रिटर्न भरी थी उसके अंदर से हमने देखना है।
देखें यहाँ पे हमने जो रिटर्न भरी है पिछले साल, ये मैंने खोली हुई है, तो ये वो हमारे जो नेट एसेट थे पिछले साल वो थे 3,68,523 रुपये। इधर आप लिखेंगे 3,68,523 रुपये। आप कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे। अब देखें ये हमारा ये डिफरेंस आ रहा है 7,48,523 रुपये। आप इधर 7,48,523 रुपये लिखेंगे। आप कैलकुलेट पे क्लिक किया, अब ये ज़ीरो आ गया। देखें अनरिकनसाइल्ड अमाउंट, जब तक ये सिफर नहीं होगी तब तक ये सबमिट नहीं हो सकता। तो आपने जस्ट इधर वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है, आपने इधर वेरिफिकेशन कोड देना है। वेरिफिकेशन कोड देने के बाद आप इसको वेरीफाई पिन करेंगे और सबमिट करवा देंगे। दोस्तों ये थी मेरी वीडियो। मैंने कोशिश की है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से आपको हर चीज़ ब्रीफ कर दूं। आपको मज़ीद इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मेरी इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी, मैं गला ख़राब होने के बावजूद मैंने आपको कोशिश की है कि मैं आपके लिए वीडियो अच्छी से अच्छी बना सकूं। आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।